कुछ कहानियां इतिहास में दर्ज होती हैं और कुछ कहानियां इतिहास को बदल देती हैं। ये कहानी है एक ऐसे रहस्य की जो गुप्त वंश के समय से भी अधिक गुप्त था। जनवरी 2025 का समय था। भारत के एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय प्राचीन भारतीय इतिहास और पुरातत्व संस्थान में प्रोफेसर आदित्य नारायण की गिनती देश के सबसे बड़े पुरातत्वविदों में होती थी। वह इतिहास को सिर्फ पढ़ते नहीं थे, वह उसे जीते थे, महसूस करते थे और हर खोज में कुछ नया ढूंढने का जुनून रखते थे। उनके साथ उनके 4 होनहार छात्र थे, आरव, सिया, विवान और तनीषा। आरव शांत और विश्लेषणात्मक दिमाग वाला, तर्क और गणित में गहरी समझ। वह हर रहस्य को लॉजिक से सुलझाना पसंद करता था। सिया भावुक लेकिन दृढ़ संकल्प वाली, संस्कृति, धर्म और भाषा की विद्वान। संस्कृत उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। विवान तकनीक में माहिर, आधुनिक यंत्रों का उस्ताद। उसे ड्रोन, स्कैनिंग डिवाइसेस और डिजिटल मैप्स का गहरा ज्ञान था। तनीषा साहसी, जिज्ञासु और संवेदनशील। उसे लोक कथाएं, इतिहास और कल्पना की दुनिया को जोड़ना बहुत पसंद था। प्रोफेसर आदित्य इन चारों को अलग अलग कारणों से पसंद करते थे, क्योंकि हर एक में एक अद्वितीय दृष्टिकोण था जो किसी भी ऐतिहासिक खोज में मददगार साबित हो सकता था। एक ठंडी सुबह प्रोफेसर आदित्य अपने कार्यालय में बैठे थे जब उनके पास एक पार्सल आया। उस पार्सल में मिट्टी से सना हुआ एक ताम्रपत्र था। यह पत्र बिहार के वैशाली जिले के एक गांव से आया था, जहां खुदाई के दौरान एक गुप्त गुफा मिली थी। ताम्रपत्र पर संस्कृत में कुछ शब्द खुदे हुए थे। नवम नरेश के अंतिम दिवस पर गुप्त गृह में बंद हुआ एक रत्न जो सत्य को मोक्ष से जोड़ता है। कुछ अक्षर मिट चुके थे, लेकिन इतना जान लेना ही काफी था कि इसमें कोई बहुत बड़ा ऐतिहासिक रहस्य छिपा है। प्रोफेसर ने अपने छात्रों को तुरंत बुलाया। जब उन्होंने ताम्रपत्र दिखाया तो सिया ने उसे पढ़ते ही कहा, सिया, सर, इसमें गुप्त गृह का जिक्र है, जिसका अर्थ है एक ऐसा स्थान जो सामान्य दृष्टि से अदृश्य होता है। आरव, अगर इसमें नवम नरेश लिखा है तो शायद यह कुमार गुप्त प्रथम या स्कंद गुप्त की ओर इशारा कर रहे। प्रोफेसर, तुम सब समझ रहे हो इस ताम्रपत्र का महत्व। हमें अब इसी दिशा में अपनी यात्रा शुरू करनी होगी। खोज ने उन्हें झारखंड के एक घने जंगल की ओर भेजा। वह जंगल शहरी मानचित्रों में भी ठीक से चिन्हित नहीं था। स्थानीय लोगों का मानना था कि वहां कोई देवी का मंदिर है, लेकिन उसे आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया। जंगल में घुसते ही रहस्यमयी बातें शुरू हो गईं। तेज हवाओं की सरसराहट, जंगली पक्षियों की अजीब आवाजें और एक तरह की मनोवैज्ञानिक बेचैनी। 3 घंटे की कठिन चढ़ाई के बाद उन्हें एक शिला मिली जिस पर कुछ श्लोक उकेरे हुए थे। जो लोभ, मोह और भय से मुक्त है, वही देख सकता है सत्य की देवी को। चारों छात्रों ने मिलकर ध्यान किया। जब आंखें खोलीं तो सामने एक पत्थर की दीवार दिखाई दी जो पहले नहीं थी। वह दीवार धीरे धीरे खिसकने लगी और एक गुफा का द्वार खुल गया। गुफा के अंदर घना अंधेरा था। तनीषा ने मशाल जलाई। दीवारों पर जो चित्र बने थे वो साफ तौर पर गुप्तकालीन कला की झलक दे रहे थे। एक राजा, एक ऋषि और एक विशाल रत्न। मंदिर के गर्भगृह में एक शिवलिंग था जिसके समीप एक धातु की पट्टी पर लिखा था, जहां शिव शांत हैं वहां रहस्य शेष है। विवान ने अपने स्कैनर से दीवारें जांची और पाया कि एक दीवार के पीछे खाली स्थान है। जब उन्होंने उसे खोला तो वहां एक गोल पत्थर की चाबी थी जिसके केंद्र में ग उकेरा हुआ था। प्रोफेसर आश्चर्यचकित होकर बोले, यह गुप्त वंश के गुप्त गृह को खोलने की कुंजी हो सकती है। अब अगला स्थान उज्जैन होगा। उज्जैन प्राचीन काल से खगोल शास्त्र का प्रमुख केंद्र रहा है। वहां की पुरानी वेदशाला में अब भी कालचक्र नामक खगोलीय यंत्र सुरक्षित था। जब टीम वहां पहुंची
तो पाया कि यंत्र के पास एक द्वार है, लेकिन उसे खोलने के लिए 3 पहेलियां लिखी थीं। प्रश्न 1, जो सबको निगलता है पर खुद थकता नहीं। आरव बोला, समय। प्रश्न 2, जो दिखता नहीं फिर भी सबको जोड़ता है। सिया बोली, आस्था। प्रश्न 3, जो प्राप्त होकर भी त्यागा जाता है। तनीषा ने कहा, ज्ञान। जवाब देते ही यंत्र घूमने लगा और जमीन हिलने लगी। उस यंत्र से एक पत्थर का फलक बाहर आया जिस पर एक खगोलीय चिन्ह अंकित था। यह संकेत था कि अगली कुंजी सिर्फ एक विशेष खगोलीय स्थिति में सक्रिय होगी, जब सप्तर्षि नक्षत्र पश्चिम में होगा, इसलिए उन्हें इंतजार करना पड़ा 3 रातों तक। तीसरी रात को जब चिन्ह की स्थिति सही हुई, तब उन्होंने उस फलक को स्पर्श किया और जमीन के नीचे एक सुरंग का रास्ता खुल गया। सुरंग लंबी और घुमावदार थी। रास्ते में पत्थर की सीढ़ियां, गूंजती आवाजें और दीवारों पर जलते हुए दिए थे, मानो वह स्थान आज भी जीवित हो। रास्ते में उन्हें कई प्राचीन लेख, ताम्रपत्र और प्रतिमाएं मिली। इनमें से एक शिला पर लिखा था, यह वह स्थान है जहां सम्राट कुमार गुप्त ने वह रत्न छिपाया था जो न तो धन है, न वस्त्र, न राज्य, परंतु मोक्ष का मार्ग है। गुफा के अंतिम छोर पर एक कक्ष था जिसमें कुमार गुप्त की एक प्रतिमा थी। प्रतिमा के सामने एक पाटी पर रखा था एक बक्सा, कांसे का बना हुआ, उस पर तांबे की नक्काशी और वैदिक चिन्ह। बक्सा खोलने पर वहां कोई रत्न नहीं था, बल्कि एक और ताम्रपत्र था। ताम्रपत्र पर लिखा था, जो सत्य को खोजे वही सम्राट है। यह रत्न भौतिक नहीं बल्कि ज्ञान है। जिस दिन मनुष्य इसे लोभ से देखेगा, उस दिन यह नष्ट हो जाएगा। यह ज्ञान वह दृष्टि देता है जो सामान्य आंखें नहीं देख सकती। इसे सेवा में लगाओ, तभी यह अमर है। सभी चकित थे। उन्हें एहसास हुआ कि यह कोई हीरा या मणि नहीं था, बल्कि गुप्त वंश की असली धरोहर, आत्मज्ञान, दर्शन और सेवा की भावना थी। प्रोफेसर, इतिहास को समझना केवल किताबों से नहीं होता, बल्कि उस आत्मा को पहचानना होता है जो उन शासकों में थी जिन्होंने अपनी पहचान सेवा और धर्म से बनाई। चारों छात्र अब बदल चुके थे। आरव ने उस अनुभव से तार्किकता के साथ संवेदनशीलता सीखी। सिया ने धार्मिक शास्त्रों को समाज सेवा से जोड़ा। विवान ने तकनीक को लोकहित में उपयोग करने की प्रेरणा पाई, और तनीषा ने पहली बार अनुभव किया कि कल्पना और इतिहास एक दूसरे से अलग नहीं होते। वे सब इस गुप्त रहस्य को सार्वजनिक नहीं करना चाहते थे, क्योंकि यह धन का नहीं, आत्मिक शक्ति का विषय था। उन्होंने निर्णय लिया कि इस स्थान की रक्षा करना ही उनका असली उत्तरदायित्व होगा। प्रोफेसर आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद आज हमने इतिहास नहीं बदला, बल्कि इतिहास ने हमें बदल दिया। सच्चा खजाना वह होता है जो पीढ़ियों को दिशा दे, जो सेवा और ज्ञान का मार्ग दिखाए। भारत का इतिहास सिर्फ सम्राटों की गाथाएं नहीं, बल्कि उनके द्वारा छोड़ी गई चेतना है। अगर आप अभी भी यह वीडियो देख रहे हैं तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।